नमस्कार साथियों, मैं केत सिंह राठौड़ B2H यानी बेसिक टू हाई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था की नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। यह मेरे शॉर्ट नोट्स पे आधारित रहेगी और आज इसका भाग प्रथम। तो आज इसे स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो या आज के इस भाग फर्स्ट में मैं आपको पॉलिटी के कुछ बेसिक्स के बारे में और फिर उससे आगे संविधान सभा के बारे में बताऊंगा। तो वैसे पॉलिटी की स्टार्ट हम करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी क्या होता है? चलो, डेमोक्रेसी से पहले हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी से पहले भी भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और उससे पहले भारत में राजाओं का शासन था। राजाओं के शासन को बोला जाता था राजतंत्र, और जब राजतंत्र के बाद जब अंग्रेज आए और उनके जाने के बाद अपना संविधान बना और फिर जनता का शासन आया तो उस जनता के शासन को बोला जाता था लोकतंत्र। अगर इसको और हम सिंपल वे में देखें तो जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन है वही लोकतंत्र कहलाता है। इसके 3 पिलर या 3 स्तंभ हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। पहला विधायिका, जिसको व्यवस्थापिका बोला जाता है और इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव बोला जाता है। फिर दूसरा कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, और तीसरा न्यायपालिका जो ज्यूडिशरी होता है। विधायिका भी मुख्य 2 भागों में होती है। पहला संसद, जो कि केंद्र सरकार स्तर पे, और जो राज्य सरकार स्तर पे होती है वो होती है राज्य विधानसभा। इस संसद के भी 3 पार्ट हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और जो राज्य विधानसभा है उसके भी 3 भाग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, विधानसभा हर स्टेट में है, लेकिन विधान परिषद तो इन्हीं स्टेटों में है। अगर अपने राजस्थान की बात करें तो इसमें अभी तक विधानसभा का स्थापना अभी तक हुई नहीं। फिर आता है दूसरा कार्यपालिका। यह भी 2 प्रकार की होती है मुख्यतः, अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के अंदर मंत्री परिषद आता है और स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत नौकरशाही आता है। मंत्री परिषद का अस्थायी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर 5 साल के बाद इनके लिए इलेक्शन होते हैं। और जो स्थायी कार्यपालिका है उसके अंतर्गत आते हैं नौकरशाही, यानी जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे होते हैं वो सब स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। फिर अगर हम तीसरे पिलर की बात करें तो वो होती है न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका यह भी मुख्यतः 2 भाग में होता है। पहला तो सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा उच्च यानी हाई कोर्ट। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो विधायिका का जो कार्य होता है ये कानून को बनाते हैं, और जो कार्यपालिका का जो कार्य होता है, जो कानून विधायिका बनाती है उसको क्रियान्वित या लागू करना, ये काम कार्यपालिका का होता है। और न्यायपालिका जो विधायिका जो कानून बनाती है जिनको लागू कार्यपालिका करता है, और जो लागू किया गया कानून सही से लागू हो रहा है या नहीं ये उसकी समीक्षा करते हैं। दोस्तों, तो ये इनका हो गया काम। और फिर ये मुख्यतः 3 स्तंभ होते हैं। 4th पिलर दोस्तों मीडिया को कहा जाता है, जिसको हिंदी के में पत्रकारिता भी बोला जाता है। 5वां पिलर कहा जाता है NGO। ये एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि लोकतंत्र का 5वां पिलर क्या है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। इन तीनों का जो सिद्धांत है, मतलब जो 3 पिलर हैं लोकतंत्र के, इन तीनों का जो सिद्धांत है वो दिया था मोंटेक्यू ने। तो इस सिद्धांत को बोला जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।
हमने अभी ऊपर देखा है कि इनमें तो 3 चीज़ें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के कार्य अलग अलग हैं। जो शक्ति है वो इन तीनों में अलग अलग हो रखी है, तो इसलिए इसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये कुछ बेसिक था, मैंने सोचा आपको बता दूं। फिर उसके बाद आता है संविधान सभा। यहाँ से अपनी मेन पॉलिटी स्टार्ट होती है, संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा हम नॉर्मली हर किताब या नोट्स में देखते हैं कि 1935 में संविधान सभा के लिए मांग हुई थी, लेकिन असल में 1895 से इसकी शुरुआत होती है। फिर आगे 1921 में भी एक बार और इसकी मांग होती है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा या संविधान निर्माण की मांग की थी। फिर वापस 1921 में महात्मा गांधी जी ने भी एक बार संविधान सभा की मांग की थी। ये दोनों मांगे आधिकारिक न होने के कारण इनको इतना नहीं पढ़ा जाता। जो आधिकारिक रूप में जो मांग हुई थी वो 1935 में कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस में भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को बनाने की मांग की गई थी। जब मांग हुई तो यह भी फिर आगे 1938 में यह हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से मांग होनी चाहिए। 1935 में मांग हुई और 1938 में यह बोला गया कि जो संविधान सभा का जो निर्माण होगा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा। फिर 1940 में 1 अगस्त प्रस्ताव आता है। इस प्रस्ताव के अंदर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि जो संविधान सभा का जो निर्माण होगा वह भारतीयों के द्वारा होगा और जो उसमें मेंबर्स होंगे वह भी भारतीय होंगे। फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। ये यहाँ प्रस्ताव है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव आया। यह स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको क्रिप्स प्रस्ताव बोला जाता है। यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि क्रिप्स प्रस्ताव किस ब्रिटिश मंत्री द्वारा दिया गया। स्टैफोर्ड द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको क्रिप्स प्रस्ताव बोला जाता है। इसके अंतर्गत जो संविधान सभा की जो निर्माण की बात कर रही थी उसके निर्वाचन प्रक्रिया का निर्धारण हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा इस क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है कि महात्मा गांधी जी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक बोला। तो उसका सही आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो संविधान सभा के गठन के लिए किस योजना को माना जाता है, वो है कैबिनेट मिशन योजना। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसमें यह बात हुई कि निर्वाचन होगा और वो जुलाई अगस्त 1946 में होगा। आपको महीना याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, आप बस इसको इसका वर्ष है आप उसको याद रखिए। तो इसमें बोला गया कि जो निर्वाचन होगा वो जुलाई अगस्त 1946 में होगा और ये किस प्रकार से होगा। प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के द्वारा आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका निर्माण हुआ। यह एक प्रकार का पहले के टाइम में जब संविधान स्टार्ट हुआ था उस टाइम ये इस प्रकार का वोटिंग सिस्टम था। ये अभी तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता।
तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। आप तो वैसे इतना ध्यान रखिए, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के लोगों द्वारा आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा। एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का निर्माण किस पद्धति के द्वारा हुआ, तो आनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा। दोस्तों, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। यह भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हम इससे जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे कि जब संविधान का निर्माण पूरा हो चुका था उस समय उसमें मेंबर कितने थे, और जब संविधान सभा का निर्माण स्टार्ट हुआ था तो उस समय उसमें मेंबर कितने थे। यह वो है जब संविधान सभा का निर्माण ये स्टार्ट हुआ था, उस समय थे 389, उसमें से भी 296 तो थे ब्रिटिश भारत से, मतलब वो भारत जो अंग्रेज़ों के पूर्णतया अधीन था, या अगर इसको दूसरी भाषा में देखें तो अंग्रेज और जनता के बीच में और भी कोई नहीं था। फिर एक है 93, वो है देशी रियासतों से। इसके अंतर्गत वो राज्य या प्रांत आते थे जो राजाओं के अधीन थे तो वैसे भी वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के अधीन, लेकिन अंग्रेज और जनता के बीच में वहाँ के राजा आते थे। तो 296 तो ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से। अब 296 भी दो भागों में बटा। 292 तो जो प्रांत थे ब्रिटिश के वो, और 4 जो प्रदेश थे वो थे आयुक्त प्रदेश, मतलब जो कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, या जैसे आज के भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसी प्रकार ये भी उस टाइम के केंद्र शासित प्रदेश थे। यह भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। 4 आयुक्त प्रदेश से, उन चारों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा जो कि वर्तमान राजस्थान में है, तीसरा बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, और चौथा कुर्ग जो कि हाल ही कर्नाटक में है। इन चारों के नाम के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और शायद आगे भी पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक आयुक्त प्रदेश है या फिर नहीं है। तो इन चारों का नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं 93 जो कि देशी रियासतों से। इन देशी रियासतों में से सबसे ज़्यादा मेंबर अगर किसी देशी रियासत से आए थे वो थी मैसूर, जिसमें से 7 सदस्य संविधान सभा के निर्माण में आए थे, और एक देशी रियासत ऐसी थी जिसमें से कोई भी सदस्य नहीं आया था। हमारे राजस्थान में भी उस समय राजाओं का राज था, तो हमारा राजस्थान भी उस समय इस देशी रियासत के अंतर्गत ही आता था। हम आगे बात करेंगे कि जब संविधान सभा का हुआ था निर्माण तो कौन कौन से जो सदस्य थे जो अपने राजस्थान से रहे थे, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब संविधान सभा का निर्माण हो चुका था तो फिर इसकी बैठकें होने लगी। इसकी काफ़ी सारे बैठकें हुई थी, लेकिन जो अपने प्रमुख जो एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है उसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बैठक, दूसरी बैठक और लास्ट या अंतिम बैठक। दोस्तों, इस नोट्स पे मैंने वही चीज़ें लिखी है जो या तो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना है। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को।
9 दिसंबर 1946 को। यह हुई थी दिल्ली के अंदर। मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ। अब पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते थे कि संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख या फिर वर्ष को हुई थी, तो उसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। लेकिन आजकल क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बदल गया है, और आजकल आता है संविधान की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी वह कहाँ हुई थी, तो उसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली में। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह बने थे सचिदानंद सिन्हा। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो बने थे सचिदानंद सिन्हा। इसका प्रस्तावक लेके आए थे जेपी कृपलानी, और इसका अनुमोदन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मतलब ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इसके लिए जो अनुमोदन लेके आए थे वो लेके आए थे जेपी कृपलानी ने। मतलब इन्होंने आके वहाँ बोला कि आप इनको अध्यक्ष बनाइए, और फिर जो है ना उनका सपोर्ट किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो पहली बैठक में जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे अस्थायी अध्यक्ष थे, और दूसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को होती है, इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया, और यह 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने गए। फिर इस स्थायी अध्यक्ष के साथ एक सलाहकार भी बनाए गए, BN राव। यह एक NRI थे। इनको भारत से बाहर भारत में बुलाया गया था कि हमें आपकी ज़रूरत है और आप आइए, और हमें यहाँ पे आपकी सलाह की ज़रूरत है, और इनको सलाहकार बनाया गया था संविधान सभा का। फिर जो आखिरी बैठक है वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इस बैठक में संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जैसे राष्ट्रीय गान और गीत को मान्यता दी गई, और राष्ट्रीय चुनाव मतलब राष्ट्रपति चुनाव को भी इस लास्ट बैठक जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसमें राष्ट्रपति चुनाव को भी मान्यता दी गई, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें 3 चीज़ें मुख्य थी। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 24 जनवरी। फिर एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। अब इसमें 2 मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि ये पेश किस समय किया गया, और दूसरा ये पारित किस समय हुआ। तो मैं इसको आपको याद करने की एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद हुई थी दूसरी बैठक 11 दिसंबर, और उसके भी 2 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था पारित। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, पारित नहीं हुआ था, पेश किया गया, और यह पेश किया गया भाई जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की रूपरेखा भी कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव है जो संविधान की रूपरेखा कहलाता है, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव होगा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अब दोस्तों हम एक प्रारूप के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब संविधान सभा
आनाने के बाद जब संविधान बनाने की बात हुई तो उसके 2 प्रारूप बनाए गए। तो जो सबसे पहला प्रारूप बनाया गया था उसके तो अध्यक्ष थे BN राव, जो कि अपने संविधान सभा के ये सलाहकार भी थे। और जब मेन प्रारूप जो कि मुख्य प्रारूप बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अम्बेडकर। ये कुछ संविधान सभा की मैं बातें। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ आगे ज़रूर इनको बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।